Question number 3. Recall pi is defined as the ratio of circumference denoted by c of a circle to its diameter, say d, that is pi is equals to c by d. This seems to contradict the fact that pi is a rational number. How will you resolve this contradiction? क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पाई एक इरेशनल नंबर है, और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि पाई को डिफाइन किया गया है एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस, यानी सर्किल का सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर ऑफ सर्किल से बताया गया है, डिफाइन किया गया है। और ये भी बताया गया है कि ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है उस फैक्ट को कि पाई इज रेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। तो आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। हमें इसमें प्रूफ करना है, टू प्रूव कि पाई इज अ रेशनल नंबर। तो चलिए देखते हैं पाई एक रेशनल नंबर कैसे है। लेकिन हमने जो फैक्ट पढ़ा था उसमें ये कहा गया था कि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो हमने क्या किया, एक सर्किल कंसिडर किया। सर्किल आप लोग जानते ही हैं, सर्किल ये उसका सेंटर है O, और मैंने उसकी रेडियस कंसिडर करी R, यानी सर्किल कंसिडर किया, सेंटर O लिया और उसकी रेडियस कंसिडर करी R। अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्किल का, ये जो बाउंड्री होती है इस मेजर को ही क्या बोलते हैं हम, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, और इसे डिनोट किया जाता है C से, और इसका एक फॉर्मूला होता है 2 पाई R, यानी C इज इक्वल्स टू 2 पाई R। अब हमें क्या करना है, पाई और सर्कमफ्रेंस में एक रिलेशन है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, C अपॉन D के फॉर्म में डिफाइन किया गया है, रेशियो सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई इज इक्वल्स टू C अपॉन R, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो डायमीटर होता है सर्किल का वो रेडियस का ट्वाइस होता है या दुगना होता है। तो 2R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा डायमीटर। क्वेश्चन में स्मॉल d से डिनोट किया गया है, मैंने यहाँ कैपिटल D लिया हुआ है। तो अब हमारे पास पाई किस फॉर्म में आ गया, पाई हमारे पास आ गया P अपॉन Q की फॉर्म में। तो हम यहाँ पे एक अजम्पशन करते हैं कि लेट अस अज्यूम that pi is a rational number। कि पाई क्या है, रेशनल नंबर है। कैसे, क्योंकि जस्ट अभी हमने देखा कि पाई किसकी फॉर्म में आ रहा था हमारे पास, C अपॉन D, जहाँ पे C क्या है, सर्कमफेरेंस, एंड D है डायमीटर। तो पाई की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पर आई है C अपॉन D, वो P अपॉन Q की फॉर्म में है, और हम जानते हैं कि कोई नंबर अगर P अपॉन Q की फॉर्म में है तो वो रेशनल होता है। तो यहाँ पर पाई क्या प्रूफ हो गया कि पाई एक रेशनल नंबर है। लेकिन बट हमने क्या पढ़ा था, हमने एक फैक्ट पढ़ा था पाई के बारे में कि बट द फैक्ट इज दैट पाई इज एन इरेशनल नंबर। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। कॉन्ट्रडिक्ट्स मीन्स ये उसको अपोज कर रहा है, यानी गलत बता रहा है। इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट। तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि फैक्ट फैक्ट होता है, हम उसे गलत नहीं बता सकते हैं। इसलिए आवर अजम्पशन, जो हमने अज्यूम किया था कि पाई क्या है, एक रेशनल नंबर है, वो यहाँ पर गलत है। तो और अजम्पशन, जो हमने अजम्पशन किया था कि हमारा रेशनल नंबर है पाई, पाई इज
रेशनल नंबर विच इज़ रॉन्ग, यानी हमारा अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है, और पाई एक इरेशनल नंबर ही है। ये कुछ इस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है कि 9.3 को, अंडर रूट 9.3 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए देखते हैं। अंडर रूट 9.3 की अप्रोक्स वैल्यू होती है 3.0495। ये मैंने कैलकुलेटर में किया था। यानी जो हम नंबर लाइन शो करेंगे वो 3 to 4 के बीच में नंबर लाइन पर 9.3 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं हम 9.3 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले हमें जो नंबर रिप्रेजेंट करना है उतनी ही बड़ी एक लाइन लेनी पड़ेगी। जैसा कि इसमें 9.3 दिया है, तो हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। 9.3 को ड्रॉ करते हैं, यानी 0 से मार्क किया मैंने, और 9.3 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन मार्क करी। ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये वाला पॉइंट बी। अब यहाँ से हम कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे आगे, जैसे कि 0 से स्टार्ट है, मैंने 5 तक और एक्सटेंड कर दिया इस लाइन को। यानी ये वो पॉइंट था। सबसे पहले मैं 9.3 की लाइन मार्क करता हूँ। 9.3 की लाइन है यहाँ पर। उसके बाद मैंने ये लाइन एक्सटेंड कर ली, और यहाँ से फिर कुछ मार्किंग करी, जैसा कि हम नंबर लाइन पे मार्क करते हैं। और इसे 0 कंसीडर किया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 9.3 है। फिर हमने आगे 1 2 3 4 क्योंकि 9.3 जो है वो 3 to 4 के बीच में लाई करेगा, इसलिए मैंने ये डायग्राम यहाँ से बनाया है, ये लाइन यहाँ से बनाई है। अब मैंने 0 से 1 मीटर और कंसीडर किया, और इसको मैंने सी पॉइंट माना। यानी अब मेरे पास लाइन होगी ए टू सी। तो ये 9.3 है, इसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक 9.3 है, और ये 1 सेंटीमीटर है, ये 9.3 सेंटीमीटर है। अब मुझे क्या करना है, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे, हमें लाइन पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा ए टू सी, जिसकी ऑल ओवर डिस्टेंस है 9.3 + 1। ये हो जाएगी ए सी की डिस्टेंस 10.3 अप्रोक्स। तो मैं इसे राउंड फिगर में 11 कंसीडर कर रहा हूँ। तो मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए क्या करना होता है, किसी भी लाइन पे अगर मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो उस लाइन का हाफ से मोर देन हाफ पार्ट लेना होगा। तो मैंने अप्रॉक्स 11 कंसीडर किया। अब मैं कंपास की हेल्प से 11 का हाफ, यानी मैं यहाँ पे स्केल रखता हूँ, 11 का हाफ यानी 5.5 होता है। लेकिन मैं उसे थोड़ा सा ज़्यादा ही कंसीडर करूँगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते समय हमें स्टेप फॉलो करना होता है कि लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए मोर देन हाफ लेना होता है। तो 5.5 हाफ हो गया 11 का, मैं 6 ले लेता हूँ अप्रोक्स। अब ए पॉइंट पे मैंने कंपास का टिप रखा एंड यहाँ से एक आर्क लगाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए, और सेम पॉइंट से यहाँ पर एक आर्क लगाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए। जैसा कि हमने ए टू सी कंसीडर किया था, इसलिए हम अब सी पॉइंट को कंसीडर करेंगे।
कुछ इस तरह से थोड़ा सा इसे डिप कर लेते हैं और ये एक आर्क यहाँ पे जैसा कि हमने देखा और दूसरा आर्क यहाँ पर। ये इसे कट नहीं कर रहा है लेकिन कोई बात नहीं, हम वापस यहाँ पे रखेंगे और इस लाइन को थोड़ा आगे ड्रॉ कर देंगे। यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये AC लाइन का मिड पॉइंट होगा। ये क्या होगा? AC लाइन का मिड पॉइंट होगा। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को स्केल के थ्रू ज्वाइन कर देना है। डॉटेड लाइन से कर सकते हैं हम इसे। यानी ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो AC का जो सेंटर हुआ हम इसे कंसीडर करते हैं O। O जो है वो AC का यहाँ पर सेंटर हो गया, यानी हाफ हो गया, मिड पॉइंट हो गया। अब हमें क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है। तो हम कैसे भी ले सकते हैं, हम इस पॉइंट को भी कंसीडर कर सकते हैं या फिर इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही हाफ पार्ट हैं। तो मैंने ये कंसीडर किया और यहाँ से एक हाफ सर्किल या सेमी सर्किल ड्रॉ कर दिया, जो कि पॉइंट A पर जाकर बिल्कुल एग्जैक्ट मिला है। अब जो मेरे पास पॉइंट B है, मुझे B पे क्या करना है, B पे एक 90 डिग्री का आर्क या 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हम कितनी भी डिस्टेंस ले सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिया कुछ इस तरह से, हम कितनी भी डिस्टेंस ले सकते हैं। ये मैंने एक आर्क लिया और सेम डिस्टेंस से हम यहाँ पे कट करेंगे, जैसा कि हमने √5 और √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए किया था। 90 डिग्री का आर्क विदाउट हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। अब सेम डिस्टेंस से एक आर्क यहाँ और इस पॉइंट से एक आर्क यहाँ, यानी ये आर्क रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री एंगल को। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से मिला देंगे, जो कि B पॉइंट पे है, और ये आगे ऊपर जाएगा कुछ इस तरह से। और ये पॉइंट जहाँ पे सर्किल को टच कर रहा है इसको मैं E मान लेता हूँ, और यही पॉइंट हमें √9.3 को शो कराता है। तो मैं B to E एक पॉइंट लूँगा जहाँ पे टच कर रहा है, और डॉटेड लाइन की हेल्प से मैं यहाँ पे 9.3 का एक आर्क ड्रॉ कर दूँगा, जो कि कुछ इस तरह से होगा। यानी ये जो डायग्राम शो हुआ है, ये B से E पे जो लाइन गई है डॉटेड, ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, √9.3 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये यहाँ पे कहीं पे 9.3 शो होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था 9.3 की वैल्यू होती है 3.0495, जो कि बिल्कुल अप्रॉक्स 3.1 के अप्रॉक्स है, तो इसलिए यहाँ पर लाई कर रहा है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 5 में हमें रेशनलाइज करना है, और पार्ट A है 1/√7। तो चलिए देखते हैं। रेशनलाइज करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको। रेशनलाइज हमेशा डिनोमिनेटर पार्ट में किया जाता है, रेशनलाइजेशन जो होता है, और वो कैसे किया जाता है, जैसे कि आप पार्ट ए में देख रहे हैं, यहाँ पर 1/√7 है। ना कोई टर्म ऐड हो रही है इसमें, ना कोई सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो जब हम रेशनलाइज करते हैं तो हम दो ऑपरेशन करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, वो भी सेम डिनोमिनेटर का। जैसे अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में √7 है तो हम यहाँ पर √7 का ही मल्टीप्लाई करेंगे एंड √7 का ही डिवाइड करेंगे।
इससे कोई नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि जब √7 डिवाइड होगा √7 से तो सिंपली वही नंबर आएगा। तो इस तरह से हम रेशनलाइज कर सकते हैं जब भी कोई विदाउट एडिशन कोई टर्म दी हो, जैसे कि ये सिंगल टर्म में है यानी 1/√7 है, इसके साथ जैसे √7 + √3 ऐसे नहीं दिया हो कुछ, तो हम सिंपली जो डिनोमिनेटर गिवन है उसका मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो जब हम √7 का मल्टीप्लाई √1 से करेंगे तो ये आएगा √7। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर सेम डिजिट आपस में मल्टीप्लाई होती है, अगर वो रूट में है तो उनका रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा √7/7। तो ये पार्ट ए है, ये इस तरह से रेशनलाइज किया जाता है। अब पार्ट बी देखते हैं। 1/√7 - √6। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था ये सिंगल टर्म थी, इसलिए मैंने जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें बिना कोई चेंज किए उसी का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया था। लेकिन पार्ट बी में हमें डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन के साथ टर्म दी हुई है, तो जब भी हमें इस तरह के पार्ट का रेशनलाइजेशन करना होता है तो इसमें भी हमें डिनोमिनेटर का ही रेशनलाइजेशन करना होगा। लेकिन इस बार हमें डिनोमिनेटर यूज़ लेना है, लेकिन अपोजिट साइन के साथ। जैसे कि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है यानी √7 - √6 है, तो रेशनलाइज करने के लिए हम इसकी अपोजिट साइन के साथ सेम चीज़ को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। अपोजिट साइन यानी माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे जैसा कि हमने उसमें किया था। वहाँ सिंगल टर्म थी तो हमने डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। करना हमें वही है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, लेकिन अगर कुछ इस तरह से कंडीशन दी है, माइनस है तो अपोजिट साइन लेना है, प्लस है तो माइनस लेना है, माइनस है तो प्लस लेना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी चीज़ अगर रूट में या कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है तो सेम चीज़ आ जाती है, यानी √7 + 6 का मल्टीप्लाई जब हम 1 से करेंगे तो सेम आएगा नंबर। अब यहाँ पे है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा √7 - √6, √7 + √6। ये एक आइडेंटिटी बन गई है a - b, a + b, जिसका फॉर्मूला होता है a² - b²। अब यहाँ पे a जो है वो √7 है, b जो है √6 है। तो यानी a का स्क्वायर होगा √7 का स्क्वायर, b का स्क्वायर होगा यानी √6 का स्क्वायर, और किसी रूट वैल्यू का स्क्वायर यानी सेम नंबर आ जाता है। a² = 7 एंड b² = 6। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था a² - b², हम उसे नीचे पुट करेंगे डिनोमिनेटर में, तो यानी हमारे पास आ जाएगा 7 - 6 करेंगे तो ये 1, और जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा 7 √6/1, और हम इसे लिख सकते हैं √7 + √6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम पार्ट थर्ड को देखते हैं। 1/5 + √2, इसका रेशनलाइजेशन करना है। जैसा कि मैंने अभी बताया, हमें डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड करना है, लेकिन अपोजिट साइन के साथ। तो 1/में √5 + 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है √5 - √2 और √5 - √2। इस केस में ज़्यादातर हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी बन जाती है डिनोमिनेटर में। मैं बताता हूँ अभी आपको। √5 + √2, ये आ जाएगा √5 - √2। ये वाली जो बेसिक आइडेंटिटी है a + b और a - b = a² - b², यानी हमें इस फॉर्म में गिवन है डिनोमिनेटर में, और हमें ये लिखना होगा इसके इक्वल, यानी इसकी जगह हमें a² - b। लेकिन उससे पहले a की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे √5, b की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे √2, यानी अब a² यानी √5 का स्क्वायर, b² यानी √2 का स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी रूट वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाती है -2। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। तो हम डिनोमिनेटर में इसको पुट कर देंगे और न्यूमरेटर में हमारे पास ऑलरेडी 5 माइनस √2 था और अपॉन में 3, यानी ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा आफ्टर रेशनलाइजेशन। फोर्थ है पार्ट डी। पार्ट डी है √7 माइनस 2। इसमें भी हमें क्या करना है, सेम डिनोमिनेटर यूज़ करना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में, बट अपोजिट साइन के साथ। 1 √7 माइनस 2, ये प्रोसेस रेशनलाइजेशन कहलाती है। अब अगेन ऊपर वाली टर्म हमारी हमेशा सेम रहती है, नीचे अगेन ये आ जाएगा √7 माइनस 2 एंड √7 प्लस 2। जैसा कि अभी हमने देखा था कि ये कुछ इस तरह की क्वांटिटी बन रही है, √7 प्लस 2 ये हो जाएगा। यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा, मैं एक स्टेप छोड़ के लिख रहा हूँ यहाँ पे। a इज इक्वल्स टू √7, b इज इक्वल्स टू 2, और जो आइडेंटिटी थी हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे करेंगे तो a का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। a स्क्वायर √7 का स्क्वायर करेंगे 7, b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, और यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस 4। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा √7 प्लस 2 अपॉन में 7 माइनस 4 3, यानी 7 प्लस 2 अपॉन में 3 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 खत्म होती है। तो मैं आपको इस एक्सरसाइज के कुछ बेसिक ऑपरेशंस भी बताना चाहता हूँ। इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं जैसे √5 मल्टीप्लाई बाय √5, √3 मल्टीप्लाई बाय √2, √5 प्लस √5 और 2√5 माइनस √5। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर सेम नंबर है और रूट में है तो ये हमेशा 5 कैसे आ जाते हैं ये देखते हैं हम। रूट का मतलब होता है कि जो पावर है किसी नंबर की वो उसको हाफ कर देता है, यानी रूट का मतलब होता है 1/2। तो अगर हमारे पास 5 के ऊपर रूट है इसका मतलब ये है कि ये 5 की पावर 1/2 है। 5 की पावर क्या है 1/2 है। ऐसे ही हमारे पास दूसरा भी मल्टीप्लाई में है √5, तो मैं उसको लिख लेता हूँ 1/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर को हाफ करना। तो ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया। अब हमने 8th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी नंबर का बेस सेम है, यहाँ पर बेस 5 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, यानी हमारे पास 5 सेम है, 5 जो बेस है वो सेम है। तो और जो उसकी पावर है, यहाँ पे पावर 1/2 है, यहाँ पे पावर 1/2 है, तो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी 5 की पावर 1 + 2 अपॉन में 1 + 2। और अगर मैं 1 + 2 को सॉल्व करूं, एलसीएम विदाउट एलसीएम ये नहीं होगा, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर पार्ट है दोनों सेम है, दोनों ही 2 है, तो एलसीएम भी 2 आएगा। और जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 आएगा हमारे पास, जो कि हो जाएगा 5 की पावर 2/2, यानी यहाँ पे 5 की जो पावर है वो 2 मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में, यानी जब हम डिवाइड करेंगे 2 का 2 से, तो यानी हो जाएगा 5 की पावर 1
और किसी भी नंबर की पावर 1 होती है तो वो नंबर सेल्फ होता है, यानी वही नंबर होता है। इसलिए कभी भी आपको कहा जाता है कि अगर कोई रूट वाली टर्म, सेम रूट वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो उसे हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, 5। ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। √6 मल्टीप्लाई बाय √6, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 6। √3 मल्टीप्लाई बाय √3, इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 2। तो ये तो तब पॉसिबल है जब हम सेम नंबर का मल्टीप्लाई करा रहे हैं। लेकिन जब हम सेकंड केस बात कर रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है √3 इंटू √2, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम नंबर नहीं है। जैसा कि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि अगर सेपरेट हैं तो हम उन्हें होल बना सकते हैं रूट में, अगर होल रूट है तो हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो अभी ये सेपरेट है √3 √2, और जब हम इसे होल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 इंटू 2 हो जाएगा और इसका आंसर आएगा √6, यानी ये √6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है मल्टीप्लाई के 2 रूल। अगर आप सेम नंबर रूट में हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर विदाउट रूट आ जाता है। दूसरा है कि अगर आप डिफरेंट नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो होल में जाकर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जैसा कि मैंने जैसे एग्जांपल में आपको समझाया। अब हम आते हैं एडिशन पे। अब एडिशन करना है तो एडिशन भी बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ कि 2 + 2 कितना होता है, ये सभी जानते होंगे आप लोग, ये 4 होता है। ऐसे ही 1 + 1 अगर मैं कहूँ कि 1 + 1 कितना होता है, तो ये आप सब लोग जानते हैं 1 + 1 2 होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर सेम चीज़ें ऐड हो रही हैं, यानी √5 + √5, यानी एक √5 है और दूसरी तरफ भी एक √5 है। तो जब ये ऐड होगा तो ये 2√5 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम चीज़ें ऐड हो रही हैं। जैसा कि हमने यहाँ देखा 1 + 1 कितना हो रहा है, 2। इसलिए सेम चीज़ें ऐड होती हैं, सेम चीज़ें ऐड हो सकती हैं। जैसे √5 है + √5 तो 2√5 हो गया। मैं कोई और भी एग्जांपल ले सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसे। मैं जैसे लिखूँ यहाँ पे कि √3 + 5 √3, तो हमें इसको ऐसा कंसीडर करना है, हमें ये चेक करना है कि सबसे पहले दोनों के पास √3 है, बिल्कुल है। इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास 5 है। जिसके पास कुछ नहीं होता हम उसे 1 अज्यूम करते हैं, क्योंकि वो 1 ही होता है वहाँ पर, बस हम उससे शो नहीं करते। तो 5 + 1 यानी यहाँ पर आ जाएगा 6 √3। तो इस तरह से सेम चीज़ें ऐड हो सकती हैं, सेम चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। जैसे ये जो 4th रूल है, ये वाला जो रूल है, यहाँ पे कितने √5 हैं, यहाँ पे 2 √5 हैं, यहाँ पे सिंगल √5 है। यानी हम जब 2 में से 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 1। ऐसी जब हम 2 √5 में से 1 √5 निकालेंगे, यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे पास 2 √5 कुछ इस तरह से हैं और 1 √5 नेगेटिव है। 1 जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 √5। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा √5। तो ये बेसिक ऑपरेशंस है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, √3 अपॉन में 3। ये कुछ नंबर को भी इस तरह से फॉर्म में डिवाइड आता है करने को। तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसे बस चेंज कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते। वो कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाय √3। मैंने 3 को किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, 2 √3 में, क्योंकि मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि जब भी 2 सेम नंबर रूट्स अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो वही नंबर आता है। यानी अगर मैं √3 का मल्टीप्लाई √3 से करूँ तो मेरे पास आंसर में 3 ही आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक डिवाइड में है, एक न्यूमरेटर में है, सॉरी एक डिनोमिनेटर में है, एक न्यूमरेटर में है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास बचेगा ऊपर 1 एंड नीचे √3। तो यानी मैं इस नंबर को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस थे जो आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो आपके काफ़ी काम आएगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि डिफरेंट नंबर अगर ऐड हो रहे हैं, जैसे √5 + √3 है, उन्हें ऐड करना है तो वो पॉसिबल नहीं होगा। हम उसे बस इसी फॉर्म में लिख पाएंगे, यानी जैसा हमें गिवन है हम वैसा ही लिख पाएंगे। तो ये सब्ट्रैक्शन, ये एडिशन का था, ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन का देखें, यानी हमें √5 में से √3 सब्ट्रैक्ट करना है।
तो हम ये भी नहीं कर सकते, हम इसे भी एज इट इज ही लिख देंगे √5 माइनस √3। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस थे जो आप लोगों को जानना ज़रूरी था, ताकि जब आप लोग क्वेश्चन में अप्लाई करें तो आप इसे कर पाएँ, समझ पाएँ।